बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम डायरेक्ट पैगाम है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया में बहस हो रही है। लफाफा सहाफ़ियों को आग लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान ने कोई एनआरओ साइन कर दिया हो। आपको पहले इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बताते हैं, फिर उस पर तज्जिया करते हैं कि इस पर इतनी आग लगी क्यों है। इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम भेजा, जो उमर अयूब साहब ने भी और अलीमा खानम जो उनकी बहन है, दोनों ने मीडिया के साथ शेयर किया। इन दोनों ने बताया कि इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की 90% आबादी जो कौम है वो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और नून लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान में इख्तलाफात हों। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है। किसी सूरत पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी तो जाहिर है पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर होगा, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और नून लीग और दूसरी पार्टियों की यह साजिश है कि किसी भी तरह से फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने हों, इख्तलाफात बढ़ें और इन इख्तलाफात का वो फ़ायदा लें। इमरान खान ने आर्मी चीफ को ये पैगाम भेजा कि जब 90% कौम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है तो इन हालात के अंदर फ़ौज और तहरीक इंसाफ का जो इख्तलाफ है वो यकीनी तौर पर मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। इमरान खान ने आर्मी चीफ को ये भी कहा कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आप नून लीग या पीपल्स पार्टी की पार्टी मत बने। आपका जो काम है आइन के मुताबिक ज़ाहिर है दिफा का काम जो है आपको वो करना चाहिए, और आप सियासत में न्यूट्रल हो जाएं, सियासत में अपना किरदार अदा ना करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक फ़्रेश इलेक्शन हो सके और मैंडेट उसको मिले जिसका मैंडेट अवाम समझती हो और मुल्क वापस अपने रास्ते पर पड़े। ये पैगाम है नटशेल जो इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के नाम भेजा है। कोई अपने लिए रायत नहीं मांगी, कोई पार्टी के लिए रायत नहीं मांगी, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एनआरओ साइन करने को तैयार हूँ, मैं जेल से बाहर निकलने को तैयार हूँ, मैं ये करने को तैयार, कुछ और नहीं। तीन बातें अगर इसमें आप गौर करें इस बयान के अंदर जो इमरान खान ने कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम 90% आवाम है। ये पहला बड़ा मैसेज है अगर आप इसे डिकोड करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी है। तो ये पहला हिस्सा है उस मैसेज का। दूसरा हिस्सा इस मैसेज का है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर इख्तलाफात होंगे तो फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ी कीमती है, बड़ी मेहनत से ये फ़ौज बनाई गई है। तो अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। ये दूसरा पैगाम है इसमें इमरान खान का। तीसरा पैगाम जो इस पैगाम के अंदर है वो ये है कि नून लीग और दूसरी जमातें चाहती हैं कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज आमने सामने आएँ, इख्तलाफात हों। इख्तलाफात होंगे तो जाहिर है उससे मुल्क को नुकसान होगा। ये तीसरा है। और चौथा, चलें चौथा एक पॉइंट और रख लें। चौथा इसके अंदर ये है कि आर्मी चीफ जो है उनसे जो है वो दरख्वास्त की है कि आप और आपका इदारा जो है वो न्यूट्रल हो जाएं, मतलब कि आप सियासत ना करें, आप सियासत में ना आएँ, और जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद आवाम जिसको मुंतखब करती है उसको इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल होना चाहिए। ये चार पैगामात हैं। अब अगर इन पैगामात को देखें तो पूरे के पूरे मीडिया के अंदर वावेला है। शाहज़ेब खानज़ादा से लेके तमाम लोग इसके ऊपर शोज़ कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि इमरान खान ने फ़ौज से सुलह मांग ली है, इमरान खान ने फ़ौज से एनआरओ मांग लिया है, इमरान खान ने बातचीत के लिए इंदिया दे दिया, इमरान खान ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, तहरीक इंसाफ माफ़िया मांग रही है। ये तमाम तज्ज़िये हो रहे हैं। यहाँ तक कि मौलाना राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कह दिया है कि मौलाना सनाउल्लाह कहते हैं
कि जनाब ये तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं साड़ी गल हो गई है, मीन निजी महफ़िलों में कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। तो ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर जो तज्जिया किया जियो टेलीविज़न पर, उसमें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये असल में इमरान खान ने बयाना दिया है माफ़ी मांगने का, पूरी रकम वो बाद में देंगे। बयाना दिया अंदर से जब उन्होंने ये माना कि मैंने जो 9 मई के एहतजाज पुरअमन करने का मैंने कहा था, एहतजाज दूसरा हो गया, वायलेंट हो गया, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। तो ये बयाना दिया। अब ख्वाजा आसिफ उसी झूठ को पैडल कर रहे हैं जो बार बार मीडिया में भी बोला गया। हालांकि इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो 9 मई को तो जाहिर है वो तो अपनी 27 साला जद्दोजहद की बात कर रहे थे बार बार कि उसमें मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज का कहा। उस दिन तो वो पकड़े हुए थे, उस दिन तो वो अंडर अरेस्ट थे, वो वहाँ से कैसे एहतजाज की बात कर सकते थे। बहरहाल वापस आते हैं पैगाम की तरफ और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह के जो बयान थे उनकी तरफ। तो अब ये जो 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, अब बताइए इन चारों चीज़ों में कौन सी नई चीज़ है जो इमरान खान ने कही है। क्या इमरान खान ने पहले नहीं कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा? क्या यहाँ तक नहीं बल्कि इससे बढ़ के जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट मेरा ख्याल इमरान खान की अब तक सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल आजकल की कॉनोटेशन में, वो सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान की फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इमरान खान ने माजी में कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फिर क्या इमरान खान ने हमेशा नहीं कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज चाहिए? क्या इमरान खान ने हमेशा नहीं कहा कि हमें अपने दिफा को तगड़ा करने के लिए अपनी फ़ौज को तगड़ा करना है? जब वो वज़ीर आज़म रहे क्या उन्होंने इसी चीज़ की पूरा वक्त अपना वज़ीर आज़म का कोशिश नहीं की? तो अब अगर वो ये कहें कि फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, तो ये कोई नई पोजीशन नहीं है, ये हमेशा से इमरान खान की पोजीशन है। अब दूसरी बात जो उन्होंने की कि 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और इलेक्शन में आपने देख भी लिया कि वाकई 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। सर्वे करवा लें, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। अब ये कि अगर 90% अवाम का टकराव फ़ौज के साथ करवाया जाएगा तो उससे मुल्क कमज़ोर होगा या नहीं, अब इसमें भी कोई अनहोनी बात नहीं है, ये भी कॉमन सेंस की बात है। और नून लीग इसमें से फ़ायदा उठा रही है कि नहीं, वो भी आप देख लीजिए कि ये हर वो काम करते हैं। बल्कि आज ही के व्लॉग में हम आपके सामने इरफान सदीकी का बयान रखेंगे जो इनके चीफ़ एडवाइज़र हैं नून लीग के, और उससे आप देख लीजिएगा कि कितनी कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज और पीटीआई का आपस में फड्डा हो जाए। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया फ़ौज को ये कहने में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मुखालिफ है, और तहरीक इंसाफ के गले वो बयानियाँ डालने में कि ये एंटी फ़ौज बयानियाँ दिया जाता है। तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं कि नून लीग जो है वो इसकी बेनिफिशरी है। और ये अभी गौर कीजिए, ये अभी मुनीब फ़ारूक जो इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के स्पोक्स पर्सन है इस टाइम बने हुए, खुद साख्ता, वो भी 2 दिन पहले ये बात कह चुके हैं कि जो फ़ौज की और नून लीग की जो फ़ौज की और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है, फ़ौज की जब आप कहते हैं तो फ़ौज के ऊपर बैठी हुई लीडरशिप की बात हो रही, पूरी फ़ौज इदारे की बात नहीं यहाँ हो रही। तो जो फ़ौजी लीडरशिप की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है उसकी बेनिफिशरी जो है वो ऑटोमेटिकली नून लीग निकलती है। तो नून लीग को उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है जितनी भी लड़ाई हो। तो क्या ये इमरान खान ने ये बात गलत की है? तो पूरे के पूरे बयान में नया क्या है मुझे बता दीजिए। इमरान खान ने नया कौन सी बात कह दी है जनरल आसिम मुनीर को? हाँ, आखिरी बात कि आप न्यूट्रल रहें, आप पार्टी ना बने, आप किसी सियासी जमात को सपोर्ट ना करें। तो वो उनको लंदन प्लान से हट जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरे के पूरे इदारे को इस सियासत में मेहरबानी करके मत झोंके, आप पुल आउट कर लीजिए ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अब मुझे बता दीजिए कि ये जो चारों चीज़ें इमरान खान ने पैगाम दिया है कि सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई, 90% अवाम उसके साथ, फ़ौज के साथ उसका अगर तनाव होता है तो मुल्क को नुकसान होता है, फ़ौज कमज़ोर होती है तो मुल्क को नुकसान होता है, नून लीग ये करवाना चाहती है, और आसिम मुनीर से उनका कहना, जनरल आसिम मुनीर से, कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप इसमें पार्टी ना बने। अब इन 4 चीज़ों के अंदर मुझे बता दीजिए कौन सा एनआरओ मांगा है, कौन सी सुलह हुई है, कौन सी साड़ी गल हो गई है। ये तो वो पोजीशन है जो इमरान खान की रोज़े अव्वल से है कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए और इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। लेकिन
क्योंकि नून लीग की पूरी गवर्नमेंट 17 सीटों के ऊपर सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, फौज की जो लीडरशिप है उनकी मदद की वजह से ऊपर बैठी हुई है। तो उनकी डिज़ायर ये है कि इनकी तो आपस में खूनख्वार किस्म की लड़ाई हो, ना हुई तो फिर तो हमारा मकसद हाल ही नहीं हो सकता। तो ये जनाब, आज आपने हर जगह पर ये तज्जिए सुने होंगे, हर जगह बातचीत होगी कि इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया और क्या ऑफ़र कर दी है और मामलात बस हो गए कि ख़त्म होने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। मैंने कहा आपको तफसीली तौर पर बता दें कि आज बात हुई क्या है और इमरान खान ने पैगाम क्या भेजा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पीटीआई का एहतजाज है और पीटीआई ने आज 26 जुलाई इस्लामाबाद में भी एहतजाज करना था। मुल्क के तूलो अर्ज़ में ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, बहुत सारी जगहों पर करने दिया, बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने रोक लिया। मिला जुला रुझान आप कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह पर उसी तरीके से खुलेआम एहतजाज की इजाज़त मिली, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पर मिली भी और एहतजाज हुआ भी। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से एहतजाज के लिए इजाज़त मांगी थी और उसकी जो केस की समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस समन ने की और उसमें अटॉर्नी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उन्होंने ख़ासी बदतमीज़ी की अदालत के साथ। ये बहुत ही आज की परेशान कुन बात थी। जब अदालत ने इस केस की समाअत की तो पहले उन्होंने शायद 1 घंटे का वक्फ़ा दिया, फिर उन्होंने 12:30 बजे तक का वक्फ़ा दिया और मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और ज़िले इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की है वो बातचीत करके तय कर लें कि कहाँ पर एहतजाज हो सकता है। पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब के सामने करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया कहती थी कि मुहर्रम है, हमने किसी सूरत इजाज़त नहीं देनी। और दूसरी तरफ आपको पता है कि जमात इस्लामी के एहतजाज के ऊपर भी क्रैकडाउन भी करने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश भी की जा रही है। तो एनीवेज़ अदालत ने उनको कहा कि इस तरह तो कभी एहतजाज हो ही नहीं सकेगा जो आप कह रहे हैं कि एक जगह पर औरतें इकट्ठी ना हों, एक जगह पर बंदे इकट्ठे ना हों, तो ऐसे तो कभी एहतजाज नहीं हो सकेगा। तो उसके ऊपर तकरीबन एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद थे वो पूरी बदतमीज़ी से खड़े थे और कह रहे थे कि हाँ जी नहीं होगा। तो फिर अदालत ने कहा कि ये तो कानून नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ है, हम इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमने फ़ैसला कर लिया है, आपने जो भी फ़ैसला देना है दे लें, हमने अपना फ़ैसला आपको बता दिया है कि हमने इन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी। अब देखते हैं, उनका फ़ैसला मेरे सामने अभी तक नहीं आया, वो फ़ैसला ज़ाहिर है जारी करेंगी जस्टिस समन। लेकिन आज बहुत ही बेहुदा आर्गूमेंट था और बिल्कुल अदालत को चिट्टा जवाब था। दूसरे लफ्ज़ों में तौहीन अदालत की बार बार आज इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कोशिश की। इससे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त के ऊपर भी अदालत में केस चल रहा है, जिसको जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुन रहे हैं जो चीफ़ जस्टिस हैं, और वो भी बार बार जस्टिस साहब ने इवन मिन्नत तरला किया है हुकूमत का कि आप इजाज़त दे दें, लेकिन अभी तक हुकूमत उस पर भी बिल्कुल अड़ी हुई है कि हमने इजाज़त नहीं देनी। अब दूसरी तरफ जमात इस्लामी का जो एहतजाज है उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है। इस्लामाबाद पुलिस का ट्वीट आया कि अगर कोई भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होगा तो दफ़ा 144 जो है फिर उसका सामना करना पड़ेगा, गिरफ्तारियां होंगी, उस पर क्रैकडाउन होगा। और दूसरी तरफ याद कीजिए कि बिन बुलाए मेहमान जब फैज़याब हुए थे फैज़ाबाद आकर, तो उस टाइम आपको याद होगा कि किसी को दफ़ा 144 याद नहीं थी। पुलिस सिक्योरिटी पर बैठी रही थी, वहाँ बातचीत कर रही थी, आपके सामने वीडियोस भी आई थी जिनमें पुलिस ने कहा था आप तो अपने ही बंदे हैं, आपने क्यों परेशान होना है, हम आपकी हिफाजत के लिए हैं। तो आपको पता है वो आए, उनको बिठाया गया, उससे कोई भी मकसद होगा ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने का, वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पूरा किया और उसके बाद वो चल दिए। और वो शायद तहरीक लब्बैक को साल में 1 या 2 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट तभी इस्तेमाल करती है जब उन्होंने कोई मकसद हासिल करना होता है किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़। अब आप देखें इस टाइम हम नून के, ज़ाहिर है सियासी तौर पर तो हमें ख़िलाफ़ ही बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जो तहरीक लब्बैक का पूरे का पूरा ये धरना बिठाया गया था, ये नून लीग को ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बात मनवानी होगी और वो कर लिया गया। और उसके बाद वो धरना जो है वो आने का भी किसी को पता नहीं चला, जैसे चराग रगड़ के जिन आता है वैसे ही आया और वैसे ही चला गया, ना आने का पता चला, ना जाने का, ना दफ़ा 144, ना क्रैकडाउन, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, कराची से आपके सामने खबर रखते हैं। नेक्स्ट कोला के मालिक
उनको अगवा कर लिया गया। ये सिर्फ नेक्स्ट कोला के नहीं बल्कि और भी 3-4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, इनको अगवा किया गया है कराची से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं आपको बताता हूं कि इन्हें अगवा कहां से किया गया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दरवाजे के बिल्कुल सामने से इन्हें अगवा किया गया। जी हाँ, इनकी गाड़ी पे इनको रोका गया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल सामने इन्हें रोककर इनको गाड़ी में से नकाब पोश अफराद जो है वो अगवा करके ले गए। अब जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है जो मैं आपको कहने लगा हूँ। अब ये नहीं पता कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगवा किया है या किसी बत्ताखोर ने अगवा किया है, क्योंकि आजकल इसी तरीके से लोग अगवा हो रहे हैं। किसी को इंटेलिजेंस एजेंसी अगवा कर लेती है और किसी को बत्ताखोर अगवा कर रहे हैं। और घर वालों के लिए तो एक ही बात है, बंदा अगवा हुआ है। अब जो नेक्स्ट कोला के मालिक हैं वो अगवा हो गए हैं, किसी को कोई पता नहीं कि उनका आगे फ्यूचर क्या है। मतलब कि वो अगर तो वो बत्ताखोरों के पास हैं तो वो पैसा मांगेंगे, और अगर वो एजेंसीज के पास हैं तो वो कोई ना कोई बयान मांगेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि नेक्स्ट कोला के मालिक ने क्या जुर्म किया अगर वो एजेंसीज के खिलाफ पास हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है कि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, एक बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर अगवा हुआ, और अभी तक हमें इस चीज़ का शक है कि उन्हें एजेंसीज़ ने अगवा किया है या उन्हें जो तावान खाने वाले अगवाखोर हैं, जो जराइम पेशा लोग हैं, उन्होंने भत्ताखोरों ने अगवा किया है। ये अभी तक नहीं पता। लेकिन आप देख लीजिए कि हम अपनी एजेंसीज़ को कहाँ तक ले आए हैं अगवा करते करते लोगों को, कि अब ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है। एक तो इसका ये कॉनोटेशन है। दूसरी, सोचिए कि एक तरफ हम SIFC बना के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरी तरफ इतने बड़े बिजनेस के मालिक, और इससे आप पैगाम देखिए कि अब बिजनेसमैन ने घर से निकल के दफ्तर भी जाना है, कहीं और भी जाना है। इस तरह लॉलेसनेस होगी तो हर कारोबारी शख्स को कोई भी सड़क से उठाएगा और उसके बाद उसके घर वालों को फ़ोन करेगा कि मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ दे दें, अगर इसकी जान चाहिए, उनको दे के जान छुड़वानी पड़ेगी। तो कारोबारी शख्स कारोबार कैसे करेगा आप बताइए। शहर में हर एक को पता होता है ये अमीर आदमी, इसका कारोबार है, तो कोई भी किसी को उठा लेगा। तो ये लॉलेसनेस कराची में हुई है, और ज़ाहिर है कराची में रेंजर्स भी हैं, सारे हैं, लेकिन आपके सामने जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो आपके सामने हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि सब रल मिल के ये कर रहे हैं, अदरवाइज़ एक शहर में ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने। 190 मिलियन पाउंड केस में नदीम अफजल चंद साहब को गैर ज़रूरी गवाह जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, नदीम अफजल चंद साहब को गैर ज़रूरी गवाह का मतलब है कि उन्हें लिस्ट से निकालने के लिए नैब ने कह दिया है। अब ज़ाहिर है सियासी तौर पर ये स्टेटमेंट भी उनके लिए कोई बहुत इज़्ज़त का बायस नहीं है कि उनको गैर ज़रूरी, गैर अहम गवाह कह के कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें लिस्ट से निकाल दें। और इसमें दूसरी डेवलपमेंट ये है, नदीम अफजल हमारे दोस्त हैं, असल में उन्होंने इनकार किया होगा गवाही देने से। उन्होंने कहा भी था आपसे कुछ देर पहले कि मैं किसी सियासी आदमी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूंगा। तो मेरा ख्याल उनके इनकार के बाद उन्हें गैर ज़रूरी गवाह के तौर पर जो है वो कर दिया गया। लेकिन नदीम अफजल की गलती यहाँ पर है, वो जट होने के नाते मेरे ख्याल बाजवा साहब के चक्कर में आ गए। हालांकि बाजवा साहब में जटों वाली बात तो थी कोई नहीं, तो बाजवा साहब के वो चक्कर में आ गए, और उस टाइम उन्होंने मेरा ख्याल कह दिया कि मैं जो हूँ वो गवाही देने को तैयार हूँ, या किसी किस्म की नहीं भी कहा होगा तैयार हूँ को हल्का हल्का सा इशारा दिया होगा, तो उनका नाम उन्होंने गवाहों में रख लिया। ये उनकी वैसे ही इंसल्ट थी कि उनका नाम इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाहों में आना, और अब फिर उन्हें गैर ज़रूरी डिक्लेयर करना, ये और भी मैं कहूँगा बुरी बात है। और भी खबरें हैं लेकिन फिर वीलॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।